जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि हमारे देश के मुख्य चुनाव अधिकारी ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का भविष्य क्या है। और इसके पहले जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार अग्रवाल साहब, वो तो चलिए रिटायर होके निकल लिए, लेकिन उनका भी भविष्य क्या है ये अब पता चलने वाला है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही थी। जो पूरा देश हमेशा इस बात से सशंकित था, भारतीय जनता पार्टी वाले भी ये नहीं सोच पा रहे थे कि भाई जनता के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध है, तो भारतीय जनता पार्टी जीत कैसे जाती है। जो उनके अंदरूनी लोग थे उनको तो पता था कि वो जीतती कैसे है, लेकिन जो उनके समर्थक थे उनको भी ये बात समझ में नहीं आती थी। आपको मोदी नगर विधानसभा चुनाव की बात पता होगी कि जो कैंडिडेट थी बीजेपी की, उनके कार्यकर्ता का फोन जो है लीक हो गया, बाहर आ गया, और कार्यकर्ता कह रहा है कि जिस गांव में हम जा रहे हैं हमारा विरोध हो रहा है और कोई हमें घुसने नहीं दे रहा है। तो वो विधायक जो बन गई बाद में, और बड़ी लंबी लीड से बनी विधायक, वो कहती है कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान करो और जाट जाट नॉन जाट और हिंदू। लेकिन बाद में पता चला कि जो इतनी ज्यादा लीड मिलने का मतलब यह है, खेल जो है वो जनता के हाथों नहीं हुआ है, वो चुनाव आयोग के माध्यम से हुआ है। यही महाराष्ट्र में हुआ, यही हरियाणा में हुआ, यही छत्तीसगढ़ में, पूरे देश के अंदर ये लगा लोगों को कि भाई हवा तो अपोजिशन की है और जीतती भारतीय जनता पार्टी है। और बाद में ये जस्टिफाई किया जाता है कि मोदी जी की लहर चल गई, ये लाभार्थी योजना थी, ये लाडली बहन योजना थी। लेकिन असलियत जो थी वो कोई योजना नहीं थी, कोई जादू नहीं चल रहा था, बल्कि चुनाव आयोग का जादू चल रहा था। अच्छा, मुश्किल क्या है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के बीच में और माननीय मोदी जी के बीच में, अगर आप कंपैरिजन करेंगे, या राजीव कुमार अग्रवाल साहब और ज्ञानेश कुमार गुप्ता साहब और मोदी जी साहब के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि 2012-2013 से अन्ना हजारे के आंदोलन के माध्यम से मोदी जी के गुजरात मॉडल और मोदी जी की इमेज को बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। राहुल गांधी की इमेज को गिराने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। तो ये प्रचार प्रसार तंत्र से और गोदी मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी की इमेज को गिराया गया और मोदी जी की इमेज को बढ़ाया गया। लेकिन इन रणनीतिकारों ने, इन पूंजीपतियों ने ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी और राजीव कुमार अग्रवाल साहब की इमेज को तो बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल निष्पक्ष बॉडी है और देश के सामने एक आदर्श भी है। हमारे देश के चुनाव आयुक्त तो हमेशा से टीएन शेषन साहब हों, बाकी जितने भी चुनाव आयुक्त आज तक हुए हैं, उनके बारे में ये बात था कि वो निष्पक्ष हैं पूरी तरह से और चुनाव को निष्पक्षता से कराते हैं, और विश्व में कहीं भी चुनाव की आवश्यकता होती है तो भारतीय चुनाव आयोग की मदद लेते हैं वो लोग। लेकिन जब से राजीव कुमार अग्रवाल साहब और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के साथ वो सत्ता में आए और उन्होंने चुनाव आयोग की मदद से भारतीय जनता पार्टी को जिताया, तो इन लोगों की तो इमेज बढ़ाने का प्रयास पूंजीपतियों ने और बीजेपी आईटी सेल ने नहीं किया था। और कंपैरिजन का एक बैकग्राउंड भी था, टीएन शेषन वर्सेस ज्ञानेश गुप्ता और राजीव अग्रवाल साहब। अच्छा, मोदी जी के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि मोदी जी की इमेज को बढ़ाया और पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबकी इमेज को गिरा दिया, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी की इमेज को भी गिरा दिया। सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री कौन? अटल जी नहीं कहते भारतीय जनता पार्टी वाले, मोदी जी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक इमेज को बढ़ाना और एक इमेज को घटाना। अच्छा, वो लाभ ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी और राजीव कुमार अग्रवाल साहब को नहीं मिला। तो आज के तारीख में जो लड़ाई है पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन की, राहुल गांधी की और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के बीच में आ गई है। समस्या वहां क्रिएट हुई। अगर ये लड़ाई अभी राहुल गांधी और मोदी जी के बीच में होती तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी नीचे से अपना चुपचाप काम कर लेते और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता देते। लेकिन अब लड़ाई में फ्रंट पे राहुल गांधी और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी आमने सामने आ गए हैं और मोदी जी कहीं पिक्चर ही में नहीं। तो मोदी जी का कितना भी आप गुणगान कर लें, उनकी कितने भी इमेज बिल्डिंग कर लें, उनका कितना भी बता दें कि विश्व के अंदर डंका बोल रहा है और कॉटन में इंपोर्ट ड्यूटी घटने से भी कोई नुकसान नहीं होगा,
वीजा जो अमेरिका वीजा उसने 10 गुनी बढ़ा दी है, उससे भी कोई नुकसान नहीं होगा, और जीडीपी गिरने से भी कोई नुकसान नहीं होगा, और असंतोष जो किसानों और युवाओं में हो रहा है उससे भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन असली जो लड़ाई है वो तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी और राहुल गांधी के बीच में है। और राहुल गांधी ने पिछले 3 साल के अंदर जब से भारत जोड़ो यात्रा की और जब से संविधान को मुद्दा बनाया और संविधान के मुद्दों को जनता के सामने जागरूक किया और जातीय जनगणना की बात की, अब ये लड़ाई जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता और राहुल गांधी के बीच में हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल का कारण है, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, उनको बचाने आते हैं तो मुश्किल, उन्हें बचाने नहीं आते हैं तो मुश्किल। भाई चुनाव आयोग तो कहता है कि एफिडेविट दो तो हम जवाब देंगे, वो तो एक बहाना है, क्योंकि एफिडेविट देने की कोई आवश्यकता नहीं। भाई आप पुलिस में एफआईआर लिखाने जाते हैं, कोई कंप्लेंट लिखाने जाते हैं तो कोई एफिडेविट थोड़ी मांगता है, वो तो जांच से पता चलेगा सच्चाई क्या है। और मुझे क्या पता एप्लीकेंट को कि सच्चाई क्या है, वो तो जब आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब सवाल यह है कि जो राहुल गांधी ने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह प्रश्न उठा दिया कि 7 दिन के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त सीआईडी कर्नाटका के प्रश्नों का जवाब दें। अब ये चुनौती, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने तुरंत ही जो उसका स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने कहा भाई ये तो चोरी हमने ही पकड़ी थी, हम ही ने तो एफआईआर लिखाई थी। बात ठीक है, एफआईआर आपने लिखाई, लेकिन आप जानते हैं कई बार कानूनी दांवपेच में होता क्या है, जो मर्डर करता है, चोरी डकैती करता है, वही एफआईआर लिखा देता है, जिससे उस पर शक की सुई ना जाए। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है बेईमानी तो उसी के दरवाजे में हुई है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि साहब क्योंकि मैं कंप्लेनेंट हूं और क्योंकि मैंने एफआईआर लिखाई है इसलिए मैं हो ही नहीं सकता। हो सकते हैं, वो तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। लेकिन जब आपने एफआईआर लिखा दी और सीआईडी कर्नाटका ने उसकी जांच शुरू कर दी और सीआईडी कर्नाटका उसके बारे में आपसे कुछ सूचनाएं मांग रहा है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं आप सूचनाएं नहीं दे रहे 18 रिमाइंडर्स के बाद। मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं हम जवाब दे रहे हैं, और सीआईडी जांच इंफॉर्मेशन देने के बाद कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। सीआईडी कह रही है जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं वो ये जवाब ही नहीं दे रहे, तो कुछ और जवाब दे रहे हैं। तो ये अब इसका स्पष्टीकरण कैसे हो कि सीआईडी जो प्रश्न पूछ रही है उस पर मुख्य चुनाव आयुक्त जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, डॉक्यूमेंट पब्लिक किए जा सकते हैं, क्योंकि जो मानी बात है कि सीआईडी कर्नाटका कह रही है कि आईपी एड्रेस दीजिए, आप ओटीपी ट्रेल दीजिए। भाई ये आईपी एड्रेस है उससे ये पता चल जाएगा कि जो ये अटेम्प्ट किया गया था क्रिमिनलाइज करने का इलेक्शन प्रोसेस को, ये कहां से शुरू हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से हुआ था, इलेक्शन कमीशन के ही ऑफिस से हुआ था, या किसी ऐसी संस्था द्वारा किया गया था जिसको करोड़ 2 करोड़ रुपए दे के वोटर लिस्ट में फेयर की थी। क्योंकि ये तो राहुल गांधी ने सिद्ध कर दिया, एड्रेसेस ऐसे हैं, नाम जोड़ने काटने वालों का जिसने रिकमेंड किया वो भी मौजूद है, जिसके नाम काटे वो भी मौजूद है, दोनों ने एप्लीकेशन नहीं दी, फोन नंबर वोटर का दूसरा है, ओटीपी कहीं और चला गया। तो अगर ये सारी सूचनाएं चुनाव आयुक्त दे रहे हैं तो सीआईडी क्यों कह रही है कि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और सीआईडी को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो चुनाव आयुक्त क्यों कह रहे हैं कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो तभी पता चलेगा 7 दिन के बाद, जब राहुल गांधी इस चीज को उठाएंगे। अच्छा, ये चीज अगर किसी दूसरे के साथ हुई होती तो सीआईडी 7 दिन के बाद उस आदमी को उठा लेती, चाहे वो मुख्यमंत्री होता किसी प्रदेश का। भाई आपको बताइए, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जो जेल गए और कई दिन जेल में रहे, वो केवल इसी आधार पे हम सम्मन भेज रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, और जवाब देने के लिए हम इन्हें कस्टोडियल इंट्रोगेशन करना चाहते हैं, हमने इनको कस्टडी में दे दिया, फिर 4-6 महीने उनको जेल में रखा और बाद में कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। अब सवाल ये, क्या ये सीआईडी कर सकती है? सीआईडी इसलिए नहीं कर सकती, कानूनी तौर पर ये नया नियम पालन बन गया है कि चाहे आप चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर सकते हैं, आप एमपी को अरेस्ट कर सकते हैं, आप मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त तो मेन खिलाड़ी है। और अगर वो जेल चले गए और उनका वहां नार्को टेस्ट हो गया या वहां उन्होंने कोई चीज कबूल दी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो उनको उन्होंने सेफगार्ड कर दिया, और हिंदुस्तान में आज की तारीख में सबसे ज्यादा सिक्योर्ड जॉब अगर कोई है तो इलेक्शन कमिश्नर का है। अच्छा, राहुल गांधी ने बेस तो बना दिया, फाउंडेशन तो बना दिया, लेकिन वो बिल्कुल जैसे आप जानते हैं बकरे को हलाल किया जाता है तो झटका होता है, हलाल होता है, झटके में एक झटके में गर्दन काटी जाती है और हलाल में धीरे धीरे तराशा जाता है। तो राहुल गांधी वही तराशने की और हलाल करने की परंपरा को निभा रहे हैं।
पहले दिन उन्होंने कुछ बताया, 4 दिन के बाद फिर बताएंगे, 7 दिन के बाद फिर बताएंगे। ये भी बहुत बड़ा रहस्य है कि ये हाइड्रोजन बम किस दिन आएगा और इस हाइड्रोजन बम किसके बारे में होगा। ये काशी के बारे में होगा, जहां पे अजय राय जो मोदी जी के प्रतिद्वंदी थे 4-5 राउंड में शुरू में जीत रहे थे, फिर लाइट चली गई, सीसीटीवी बंद हो गए और मोदी जी जीत गए। तो क्या मोदी जी काशी से वास्तविकता में जीते हैं या उनको चुनाव आयोग ने और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जिताया है, ये भी पता चल जाएगा। या ये जो रहस्योद्घाटन होने वाला है ये कोई ऐसे संदर्भ का है जो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं और संजीव भट्ट कहते हैं। तो ये चलिए हाइड्रोजन बम आएगा, लेकिन जो राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है, उनके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा है, उससे लग रहा है कि बड़ा भयंकर रहस्योद्घाटन होगा। और उसके बाद भारतीय जैसो कह भी चुके हैं, इसके बाद ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी और मोदी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अगर ये चुनाव से संदर्भित है तो मोदी जी कहां से इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो चुनाव आयोग का मसला है। और अगर मोदी जी की कोई ऐसी सूचना है उसमें ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का, तो वेट हम लोग सब लोग कर रहे हैं। जिस दिन ये रहस्योद्घाटन हो, ये देश को पता चले ये राहुल गांधी क्या करने वाले हैं। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके एक्सप्रेशन से, उनकी फेस एक्सप्रेशन से लगता है ये धमाका ऐसा होगा जिसे मोदी जी और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी झेल नहीं पाएंगे। लेट अस वेट एंड सी एज टू व्हाट कम्स आउट। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।